नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अक्साई चिन के बारे में। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो लद्दाख का जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उसे अक्साई चिन बुलाते हैं। और वो हिस्सा 1962 से, इनफैक्ट उसके थोड़े पहले से ही चाइना के कब्जे में है। भारत उस हिस्से को अपना क्लेम करता है और चाइना उसे अपना क्लेम करता है। इनफैक्ट उस पर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल है इस समय। अब ये डिस्प्यूट अगर है तो क्यों है, क्या है इसकी असली वजह, इतिहास में किस वजह से ये डिस्प्यूट पनपा और क्यों भारत इसे अपना हिस्सा बताता है, क्यों चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है और क्यों चाइना के लिए अक्साई चिन का ये छोटा सा एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से कि ये इशू आखिर शुरू ही क्यों हुआ, उभरा ही क्यों। तो ऑब्वियसली एक बार फिर हम जाते हैं इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री में, जब ब्रिटिश सरकार का भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर राज था। और हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की इश्यूज हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उन सब की उपज ब्रिटिश की वजह से ही हुई, क्योंकि वो लोग टोटली इनसेंसिटिव थे और हड़बड़ी में कुछ भी बस बाउंड्री बना देते थे। वो सोचते नहीं थे या समझने में सक्षम नहीं थे कि इसका रिपरकशंस क्या होगा। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बहुत से बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बहुत से सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया में है, उसकी वजह ब्रिटिश और उनका कॉलोनियल गवर्नमेंट का सिस्टम रहा है। और उसकी वजह से आज भी वो देश, इंक्लूडिंग हमारा देश और हमारे लोग, आज भी ब्रिटिश सरकार की इन पॉलिसीज का खामियाजा भुगत रहे हैं। और अक्साई चिन भी इसी ब्रिटिश पॉलिसी का एक नतीजा था। तो 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश का कब्जा था भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। जो नॉर्दर्न एरिया था, जो कश्मीर वगैरह के एरिया था, उसका टेरेन बड़ा ही मुश्किल था। पहाड़ियां थी, खाइयां थी, जंगल थे। तो उसकी बाउंड्री को मार्क अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट सही से नहीं कर पाई थी। दूसरी ओर नॉर्दर्न एशिया की तरफ से सेंट्रल एशिया की ओर रशियन एम्पायर लगातार बढ़ता हुआ चला आ रहा था। रशिया बहुत ही ताकतवर था और वो अपने एम्पायर को बढ़ाने में लगा हुआ था। ब्रिटिश को इस बात की भी थोड़ी चिंता थी। अब जब हुआ कि चलो अब एटलीस्ट हम लोग अपनी बाउंड्रीज को डिमार्केट कर ले, ताकि हमें ये तो पता हो कि हमें कहाँ से रशियंस को रोकना है, कहाँ पे खड़ा होना है, तो हमारे पास एक बाउंड्री तो होनी चाहिए। तो इसके लिए दो प्रपोजल सामने आए। जो सबसे पहला प्रपोजल था वो पेश किया W.H. जॉनसन ने 1865 में। उन्होंने एक मैप बनाया जिसमें उन्होंने अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया और इस लाइन को, इस बॉर्डर को जॉनसन लाइन कहा जाता है। तो W.H. जॉनसन ने जो ट्रेडिशंस थे वहां के, उसके अलावा जो ब्रिटिश क्लेम्स थे, इन सबको देखते हुए अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया। द जॉनसन लाइन नाम से उन्होंने एक मैप बनाया, जो बॉर्डर्स बनाए, उसमें अक्साई चिन भारत का हिस्सा उन्होंने दिखाया। इसके बाद समय गुजरा और कुछ 34 साल बाद 1899 में एक नया नक्शा पेश हुआ। चाइना में एक ब्रिटिश मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड्स, सर क्लॉड मैकडोनल्ड्स। उन्होंने एक नया नक्शा पेश किया जो कि बनाया था मैकार्टनी नाम के एक इंसान ने, जिसमें जो ये नया नक्शा पेश हुआ, जिसे मैकडोनल्ड मैकार्टनी लाइन कहा जाता है, उसमें अक्साई चिन को चाइना का हिस्सा दिखाया गया। अब ये इसके पीछे थोड़ी जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी कि रशिया का डर अब ब्रिटेन को ज्यादा सताने लग गया था। तो ब्रिटेन बाउंड्रीज डिमार्केट कर रहा था, चाइना ये कहीं ना कहीं हेल्प चाहता था और ये चाहता था कि नॉर्दर्न हिस्सा में कुछ हिस्सा चाइना की तरफ से कवर हो जाए, ताकि भारत के टेरिटरीज में घुसने से पहले रशिया को चाइना का सामना करना पड़े। तो प्रोबेबली ये सोच थी और इसीलिए ब्रिटिश मिनिस्टर जो ऑलरेडी चाइना में थे, सर क्लॉड मैकडोनल्ड, उन्होंने ये लाइन मैकार्टनी द्वारा बनाई हुई ये पेश की, नया नक्शा पेश किया और जिसमें अक्साई चिन को चाइना का हिस्सा उन्होंने बना दिया। अब भारत आजाद होता है 1947 में और इंडिया और चाइना के बीच बहुत अच्छे रिश्ते प्रेजेंट किए जा रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। दोनों देशों में से किसी भी देश ने अक्साई चिन के एरिया को लेकर कोई ज्यादा हल्ला नहीं मचाया, किसी ने कोई अपना क्लेम वगैरह उधर ले नहीं किया। और भारत की सरकारें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी इंडिपेंडेंस के बाद राष्ट्र के दोबारा निर्माण में। और दूसरी बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सी दिक्कतें थी, इलिटरेसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, गरीबी थी, भुखमरी थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो ब्रिटिश यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो यहाँ की सरकारें इन्हीं सब समस्याओं में उलझी हुई थी, जूझ रही थी। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम भारत के लिए शुरू से था ही। तो इसी बीच क्या होता है कि चाइना में ये कम्युनिस्ट वाला रेवोल्यूशन हो जाता है, माओ जेडुंग सत्ता में आ जाते हैं और माओ जेडुंग के आने के बाद चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है और एक एक्सपेंशनरी स्टेट बन जाता है। यानी उनकी ये पॉलिसी थी कि चाइना को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से एक्सपैंड करना है, अपने आसपास के देशों को, उनके इलाकों पे कब्जा करना है। इसके तहत 1950 में चाइना ने तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पे कब्जा करने के बाद चाइना के लिए जरूरी था कि वो तिब्बत पे एक मजबूत पकड़ बना के रखे।
मजबूत पकड़ बना के रखने के लिए चाइना को तिब्बत के तक अपनी सप्लाई लाइंस को पहुंचाना था, आसान रास्ता खोजना था जिससे चाइना की सप्लाईज तिब्बत तक आसानी से और तेजी से जल्दी से पहुंच सके। अब हिमालय का एरिया है पूरा तिब्बत का, वहां पे सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सब बहुत ही लंबा टाइम टेकिंग और मुश्किल प्रोसेस है। उस समय जो सबसे इजी कनेक्शन मिल पा रहा था वो था चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिंजियांग, जहाँ के बारे में हम जानते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 10 लाख से ज्यादा उइगुर मुस्लिम्स को चाइना ने डिटेन करके रखा है, तो जिंजियांग भी एक प्रॉब्लम वाला प्रोविंस था। और तिब्बत अभी नया नया कब्जा किया गया था, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी। तो चाइना ने एक तरीका खोजा कि अगर जिंजियांग और तिब्बत को जोड़ा जाए तो ये रास्ता बहुत ही छोटा होगा, एफिशिएंट होगा, जल्दी बनाया जा सकता है, और इससे चाइना इन दोनों प्रोविंसेस को कनेक्ट भी कर पाएगा और जिंजियांग के थ्रू चाइना सप्लाईज भी तिब्बत तक पहुंचा पाएगा और तिब्बत पे अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगा। तो ये था चाइना का प्लान। अब जब हमारी सरकारें उलझी हुई थी और जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लेके बड़े ही खुश थे, पंचशील अग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे थे, जहां उन्हें लग रहा था कि भारत और चीन बहुत अच्छे दोस्त बन के उभर सकते हैं, वहां चाइना की करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने पहली बार भारत की पीठ में छुरा फोड़ दिया। दोस्तों 1951 से 1957 के बीच चाइना ने जिंजियांग तिब्बत हाईवे का निर्माण किया। ये 1200 किलोमीटर लंबा हाईवे था और जबरदस्त इसमें मेहनत लगी, समय लगा, इंजीनियरिंग लगी, लेकिन चाइना ने ऐसा किया और इस 1200 किलोमीटर लंबे हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरता था। भारत की सरकार को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट इन्हें पता भी नहीं था कि चाइना ने ऑलरेडी वहां पे हाईवे बना दिया है और हाईवे के आसपास अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं, अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए हैं, अपनी मिलिट्री की एक मजबूत पकड़ बनानी वहां पे शुरू कर दी है। जब इंटेलिजेंस के सूत्रों ने यह बात सरकार तक पहुंचाई तो उस एरिया की रेकी की गई, उस एरिया का सर्वे किया गया और दिल्ली भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू ये बात जान के एकदम भौचक्के हो गए, हैरान हो गए कि चाइना ने ऐसा कर दिया है। वाकई में चाइना ने वो हाईवे बना दिया है और अक्साई चीन में घुसपैठ कर ली है और अक्साई चीन पे अपना दबदबा बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसा होते ही ये लोग बहुत ही परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर तो उन लोगों को समझा नहीं। बाद में इंडिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू इसका रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया ने इसका ऑपोजिशन किया, इसका अपोज किया और भारत ने इसका विरोध किया। और जब भारत ने इसका विरोध करना शुरू किया तब पहली बार चाइना ने अक्साई चीन पे अपना दावा ठोक दिया। अभी तक जहां अक्साई चीन पे चाइना ने अपना क्लेम नहीं किया था, वहां अब चाइना ने अक्साई चीन को अपनी टेरिटरी बताना शुरू कर दिया और चाइना ने कोट किया वही मैकडॉनल्ड मैकार्टनी लाइन को, जो कि 1899 में सर क्लॉड मैकडॉनल्ड लेके आए थे। चाइना ने उस लाइन को कोट किया और कहा कि ब्रिटिश ने अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा बनाया था, ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन है और हम इसको फॉलो करते हैं और इस वजह से अक्साई चीन हमारा हिस्सा है और इस पे हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी ओर भारत ने कहा कि भाई हम तो जॉनसन लाइन को फॉलो करते हैं, वो पहले आई थी, 1865 में आई थी और उन्होंने अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया था, तो अक्साई चीन को हम अपना हिस्सा मानते हैं। अब जहां चाइना ने अपना मिलिट्री बिल्डअप अक्साई चीन के एरिया में स्टार्ट कर दिया था, वहां इंडिया ने भी उसको काउंटर करने की कोशिश की। अब इंडिया नया नया आजाद हुआ था, इतने रिसोर्सेस नहीं थे, हथियार नहीं थे, सेनाएं नहीं थी, क्योंकि हमें लगता ही नहीं था कि हम लड़ने जाएंगे। हम गांधी जी के उसूलों पर चलने वाले देश थे, तो हमें लगा कि हमें कभी लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम उस सेंस में अपने आप को प्रिपेयर कर भी नहीं रहे थे। तो ये हुआ कि भारत के पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो भारत ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फॉरवर्ड पोस्ट बनानी शुरू कर दी नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में और कुछ अक्साई चीन के अंदर भी कुछ पोस्ट। अब ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा मिलिट्री कंटिंजेंट डिप्लॉय किया, छोटी छोटी पोस्टें बना दी और वो बहुत दूर दूर थी, आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लॉजिस्टिक्स नहीं था, उन तक रसद पहुंचाने का हमारे पास रास्ता नहीं था, उन तक रसद पहुंचाने का, उन तक हथियार पहुंचाने का, उन तक खाना पहुंचाने का हमारे पास प्रॉपर रास्ते भी नहीं थे, सड़कें नहीं थी। तो उनको अगर ऐसी कोई लाइव वॉर सिचुएशन होती तो उन छोटी छोटी चौकियों को खुद को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। लेकिन भारत के पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये जो कर पाई ये उन्होंने किया। अब इस वजह से थोड़ी थोड़ी झड़पें शुरू हुई भारत और चाइना के बीच, कभी कभी छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए, जैसे कि आज भी हम देखते हैं, गलवान में हो गया, एक दो जगहों पे और हो गया। यही तरीका होता है, चाइना अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है। लेकिन अब चूंकि इंडिया प्रिपेयर्ड है, भारत को पता है कि चाइना कैसे बिहेव करता है, भारत 1962 वाला भारत नहीं है, तो हमने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना को उनकी जगह पे रोक दिया और चाइना अपनी उसी पुरानी नीति को दोबारा फॉलो करके भारत के एरियाज पे कब्जा करने में नाकामयाब रहा। लेकिन ये स्थिति 1962 में ऐसी नहीं थी। अब जब ये झगड़े स्कर्मिशेस होने लगे
तो चाइना को दिख गया कि भारत अभी इस काबिल नहीं है कि वो अपनी टेरिटरीज को बचा पाए। 1962 में इसीलिए चाइना ने भारत के एरियाज पे, चौकियों पे, पोस्ट पे हमला कर दिया और शुरुआत हुई 1962 इंडिया चाइना वॉर की। हुआ वही जिसका डर था, चूंकि जो छोटी छोटी आर्मी की पोस्ट बनाई थी, इसमें कम लोग थे, उनके पास प्रॉपर सप्लाईज नहीं थी, वो बहुत बहुत दूर थी, एक एक चौकियां, तो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे, उन तक सामान, रसद, हथियार पहुंचा पाना बहुत मुश्किल था। तो वो लोग जितना लड़ पाए उन्होंने लड़ा, लेकिन ऑब्वियसली वो घिर गए, वो हार गए, वो मार दिए गए और भारत इस जंग को बुरी तरह से हार गया और चाइना ने अक्साई चीन के पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। और इस एरिया पे कब्जा करने के बाद चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम शांति चाहते हैं, और इंडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, हम उनसे और लड़ते तो शायद अपनी और टेरिटरीज को उस समय गंवा देते। आज हालात बहुत अलग हैं, लेकिन उस समय भारत उस स्थिति में नहीं था कि चाइना से एक लंबी लड़ाई लड़ सके। तो यही हुआ हिस्ट्री में। ब्रिटिश सरकार की खामियों की वजह से, हमारी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से, चाइना पे विश्वास करने की हमारी गलती की वजह से अक्साई चीन, जिसपे चाइना और भारत दोनों अपना अपना क्लेम ले करते हैं, उस पे इस समय चाइना का कब्जा है, दबदबा है। और यही थी हिस्ट्री, यही थी वो गलती, यही थी वो गलतफहमी और यही था वो विश्वासघात जिसकी वजह से भारत को अक्साई चीन के एरिया को चाइना के हाथों में होना पड़ा। हालांकि इंडिया आज भी अक्साई चीन को अपना एरिया क्लेम करता है, डिप्लोमेटिक लेवल्स पे इस बारे में भी बात होती रहती है, लेकिन साथ ही साथ चाइना उसको काउंटर करने के लिए चाइना भारत के और दूसरे हिस्सों को अपना क्लेम करता है, ताकि जब नेगोशिएशन हो तो कहीं बीच में एक ऐसे पॉइंट पे आके हम लोग अग्री कर जाए कि ठीक है, वो हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा। तो दिस इज हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क, यही यहाँ पे भी हुआ। लेकिन इससे ये हुआ कि भारत को उसकी सीख मिली, भारत ये समझ गया कि चाइना ऐसे देश पे भरोसा करना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। भारत तैयार हुआ, अपने आप को मिलिटरीली मजबूत किया और आज चाइना के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो भारत के एरियाज पे कब्जा कर सके या भारत के अंदर आ सके, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस अब कहीं ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, कहीं ज़्यादा सशक्त हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स को अब सही अंदाज़ा है कि चाइना कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो ये थी हिस्ट्री 1962 इंडिया चाइना वॉर और अक्साई चीन की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।